टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षाद अली सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ में आज इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट से हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की, जिसमें पहला ही टॉपिक रहेगा भारत में मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम इन्वेजन्स इन इंडिया। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट हमने किए हैं इतिहास के, ज्योग्राफी के, इंडियन पॉलिटी के, सबकी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए आज का पहला सवाल देखें। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सबसे पहले जिन मुस्लिमों ने अटैक किया था, आक्रमण किया था, वो कौन हुआ करते थे? यानी यहाँ प्रश्न क्षेत्र के संदर्भ में है, किस क्षेत्र से आए थे वो लोग। प्राचीन काल से ही भारत में यानी हमारे देश में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, इसलिए भारत को शुरुआत से प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता था। और आसपास के क्षेत्रों में, दूर के क्षेत्रों तक जो है ये बात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि भारत में बहुत ज़्यादा अपार धन है। इसी बात को सुनकर इस धन की लूट के लिए सिंध वाले क्षेत्र और उसके आसपास वाले क्षेत्रों पर आक्रमण हुए। तो यहाँ पर हम मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो अरब हुआ करते थे, अरब देश के लोगों के द्वारा भारत से धन की लूट के लिए सबसे पहले सिंध और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अटैक्स किए गए थे। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण होता है 711 ईस्वी में। और यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, भारत में सबसे पहले जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरब के थे। 711 ईस्वी में अरब से एक व्यक्ति जिसका नाम उबैदुल्ला था, इसने भारत में अटैक किया 711 ईस्वी में। और ये भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया इसमें। इसके बाद बुदैल के द्वारा 711 ईस्वी में ही दूसरा अटैक भारत पर किया गया, ये भी सफल नहीं हो पाया। ये दोनों असफल प्रयास हुए। इसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में भारत पर अटैक हुआ, और ये अरबों का या मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण माना जाता है। तो ये व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं? ये सब अरब के क्षेत्र से आ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत पर अटैक करने वाले सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के हुआ करते थे। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है आपसे, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? पिछले क्वेश्चन से इसका आंसर हम कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको 711 ईस्वी दिख रहा होगा। अब आप सोचेंगे कि आपने बुक्स में पढ़ रखा है 712 ईस्वी, यहाँ पर भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण लिखा हुआ है। जब पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 711 ईस्वी में हुआ था। इसने नहीं कहा है कि यहाँ पर सफल था या वो असफल था, ठीक है। तो इसका आंसर सी रहेगा। अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं मिलेगा तब आपको 712 ईस्वी मिलेगा। दोनों ही वर्ष डेट्स ठीक हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत में सिंध पर अटैक किया गया। उस समय यहाँ का राजा हुआ करता था राजा दाहिर, और दोनों के बीच में 20 जून 712 ईस्वी को एक युद्ध होता है, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद में कासिम इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेता है। 712 ईस्वी में ये सिंध पर विजय प्राप्त करके यहाँ पर 2 साल तक रहता है, और यहीं पर ये सबसे पहले जजिया टैक्स लगाता है यहाँ के लोगों पर। तो ये भी हमने देख लिया कि भारत में जो सबसे पहले जजिया टैक्स था लगाने वाला व्यक्ति कौन था? वो मोहम्मद बिन कासिम था। 714 ईस्वी में ये यहाँ से वापस चला जाता है। सवाल नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले किस मुसलमान आक्रमणकारी ने जजिया कर वसूला था? अभी हम बात कर रहे थे जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जो अटैक किया वो अपने अटैक करने में सफल हुआ, यानी जिस क्षेत्र पर इसने अटैक किया वहाँ इसने जीत हासिल की। और जब 712 में इसने विजय प्राप्त की, 714 तक ये रहा, तो यहाँ के लोगों पर इसने, सिंध के लोगों पर एक कर लगाया, जजिया टैक्स, जिसे जजिया कर कहते हैं। किसके द्वारा लगाया गया था भारत के इतिहास में सबसे पहली बार? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। एक सवाल को ऐसे भी पूछता है जो पिछले क्वेश्चन हमने किए हैं कि किसके नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर पहला सफल अभियान किया? वो भी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। यह ऐसे पूछता है कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के समय में सिंध का राजा कौन हुआ करता था? आंसर होगा राजा दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में, अरब आक्रमणकारियों के बाद में भारत पर पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था?
जो शुरुआती 3 आक्रमणकारी हुए भारत पर, जो मुस्लिम आक्रमणकारी, इसमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी। ये सीक्वेंस कभी पूछता है आपसे प्रश्नों में, लेकिन यहाँ प्रश्न देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद, अरब आक्रमणकारियों के बाद में भारत पर कौन से मुस्लिम आक्रमणकारी हुए? तो वो तुर्क थे इनके बाद में जो आएंगे, ये अरब था, अरब से था ये। 712 ईस्वी के बाद में लगभग 300 सालों का समय गुजरता है। 300 साल तक यहाँ कोई भी मुस्लिम अटैक नहीं होता है, ना ही कोई सत्ता यहाँ पर जन्म लेती है। मुस्लिम शासन यहाँ शुरू नहीं होता है अभी तक 1000 AD तक। यानी 712 ईस्वी में बस मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो 2 साल रहा और यहाँ से चला गया। मुस्लिम सत्ता का भी इस्टेब्लिशमेंट यहाँ तक नहीं हुआ। अभी जो समय आ गया वो 1000 ईस्वी का आ गया लगभग। तो भारत में जो मुस्लिम शासन की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो तुर्कों को जाता है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद या अरबों के बाद भारत में अब तुर्क लोग आना शुरू हुए। महमूद गजनबी एक तुर्क हुआ करता था, और महमूद गजनबी से पहले महमूद गजनबी का पिता, जिसका नाम था सुबुक्तगीन, ये भारत पर अटैक कर चुका था। यानी मोहम्मद बिन कासिम के बाद में अगर हम देखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद में जो पहला तुर्क मुस्लिम हुआ वो सुबुक्तगीन हुआ, जिसने भारत पर अटैक किया। और सुबुक्तगीन वो पहला तुर्की था, तुर्की मुसलमान था, जिसने यहाँ पर हमारे देश में उस वक्त हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल रूल कर रहा था, उसको पराजित किया था सुबुक्तगीन ने। तो ये प्रश्न आता है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क या प्रथम मुस्लिम शासक सुबुक्तगीन था, जो किसका पिता हुआ करता था? महमूद गजनवी का। सुबुक्तगीन के बाद अब इसकी मृत्यु हो जाती है सुबुक्तगीन की। उसके बाद इसका बेटा महमूद गजनवी भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक, महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक भारत में कुल मिलाकर के 17 बार आक्रमण किए। और इन सारे आक्रमणों का इसका उद्देश्य केवल एक ही था, भारत की संपत्ति को लूटना। ये सवाल पूछा हुआ है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? तो आंसर होगा 17 टाइम्स। कब से कब तक? 1000 ईस्वी से 1027 तक। इसका पहला आक्रमण हुआ 1000 ईस्वी में, और इसने भी जो जयपाल था, हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल, उसको पराजित किया, लेकिन उसको मारा नहीं था। और इसमें वो बहुत ज़्यादा उसको अपमानित किया था इसने, महमूद गजनवी ने, और इस अपमान को सहन नहीं कर पाता है जयपाल, और सुसाइड अटैम्प्ट करता है, सुसाइड कर लेता है। परीक्षा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम देखें लास्ट में, भारत में महमूद गजनवी का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभियान 1025 से 1026 ईस्वी में हुआ, सोमनाथ के मंदिर पर जब इसने अटैक किया था। ये सवाल पूछा जाता है सोमनाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो आप जान रहे हैं गुजरात में है ये। जिस समय महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के टेम्पल पर आक्रमण अटैक किया था, उस समय वहाँ शासन कर रहा था कौन? भीम प्रथम का शासन चल रहा था गुजरात में। एक इसका ये अटैक परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। एक आता है महमूद गजनवी का लास्ट अटैक इसने किस पर किया था? तो महमूद ने आखिरी अटैक अपना 1027 ईस्वी में किया था जाटों पर, क्योंकि जब वो 1025-26 में सोमनाथ मंदिर को लूट करके जा रहा था, तब जाटों ने इसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई थी। किसको? गजनवी को। और इस बात का बदला लेने के लिए वो अपना आखिरी अटैक करता है भारत में, जिसमें 1027 में उसने जाटों पर अटैक किया और उन्हें पराजित करके चला जाता है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। देखिए वही सवाल आ गया, 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी का अंतिम अभियान किन पर था? तो ये जाटों पर किया था इसने। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सारे प्रश्न बहुत सिंपल वे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि हमने प्राचीन भारत का इतिहास भी वैसे ही पढ़ा है चैप्टर वाइज, मध्यकालीन भी चैप्टर वाइज हम करेंगे। जितनी भी थ्योरी है आपकी वो क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ रख दी गई है, ताकि थ्योरी का कोई भी पार्ट आपसे ना छूटने पाए, यानी महत्वपूर्ण हिस्सा तो नहीं छूटे। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा कन्नौज पर अटैक किया गया था। कन्नौज पर उस वक्त शासन कर रहे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक राज्यपाल। तो जब 1018 और 1019 ईस्वी में इसने भारत पर अटैक किया था, तो इसके साथ में एक प्रसिद्ध लेखक भी आया था जिसका नाम था अल बरूनी। और इसी अल बरूनी ने लिखी है एक किताब जिसका नाम है किताबुल हिंद, जो इंडिया के बारे में है। और आप ये याद रखिएगा, अब ये भी पूछ सकता है कि महमूद गजनवी के संरक्षण में कौन कौन से प्रसिद्ध लेखक कभी हुआ करते थे? तो फिरदौसी, उतबी,
फर्रुखी, अलबरूनी, ये चारों महमूद गजनबी के ही दरबार में हुआ करते थे, प्रसिद्ध लेखक और ये कवि। लेकिन आक्रमण के समय जो भारत में आया था वो अलबरूनी आया था, ठीक है। तो अलबरूनी, फर्रुखी, उतबी, फिरदौसी ये महमूद गजनबी के कवि हुआ करते थे, लेखक हुआ करते थे, लेकिन भारत में अटैक के वक्त आया था साथ में कौन? अलबरूनी। नेक्स्ट देखिए, फिरदौसी की रचना का नाम इसमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा, फिरदौसी जो भी हमने देखा था, इसने लिखी है शाहनामा। फिरदौसी ने लिखी है शाहनामा। और किताबुल हिंद किसने लिखी है? अलबरूनी ने। मुग़ल टाइम पीरियड में आगे हुमायूं होगा, और हुमायूं की जो बायोग्राफी है उसको बोला जाता है हुमायूं नामा। इसको हुमायूं नामा को लिखा है उसकी बहन गुलबदन बेगम ने, ठीक है। तो यहाँ शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने। इन दोनों के बाद, महमूद गजनबी के बाद, भारत में अटैक्स होते हैं किसके? मोहम्मद गोरी के। मोहम्मद गोरी के दो अटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। एक तो उसका 1191 में उसने, जिस वक्त मोहम्मद गोरी, महमूद गजनबी कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ क्वेश्चंस उसके। अब जो हमने सीक्वेंस देखा था मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी, तो मोहम्मद गोरी के अटैक भारत में होते रहते हैं। और इसमें से एक जो इम्पॉर्टेंट है वो है 1191 में हुआ था एक, जो तराइन में लड़ा गया था, और उस वक्त दिल्ली में शासन चल रहा था पृथ्वीराज चौहान का। 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को जो है दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजित किया गया। यानी पहले तराइन की बैटल में जो मोहम्मद गोरी था बुरी तरह से पराजित हुआ था पृथ्वीराज चौहान से। अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया जाता है। और मोहम्मद गोरी के पास उसका कोई पुत्र नहीं था, एक्चुअली वो उसके पास गुलाम हुआ करते थे, और वो अपने गुलामों को अपनी संतानों की तरह रखा करता था। इसके 3 गुलाम बहुत ख़ास हुआ करते थे मोहम्मद गोरी के। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, एक नासिरुद्दीन कुबाचा था, एक ताजुद्दीन यलदोज था। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे बैटल में हराकर, तो यहाँ पर अपने जीते हुए क्षेत्र पर इन्हीं अपने तीनों गुलामों को वो छोड़ देता है। ये तीनों गुलामों को अलग अलग क्षेत्र दे देता है। और इसमें एक गुलाम जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि ये गुलाम था, और यही गुलाम भारत में एक वंश की स्थापना करता है जिसे हम जानते हैं गुलाम वंश के नाम से, या स्लेव डायनेस्टी के नाम से। तो स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछा जाता है ममलूक वंश किसको कहा जाता है? ममलूक वंश भी गुलाम वंश को ही कहा जाता है। तो जो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये 1206 ईस्वी में किसकी स्थापना करता है? गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। और जैसे ही गुलाम वंश की स्थापना होती है, यहीं पर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी होती है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। एक तो गुलाम वंश, दूसरा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो कौन कौन से हुए? फिर से ही सीक्वेंस पूछा जाता है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, के बाद तुगलक वंश, के बाद सैयद वंश, के बाद अंतिम लोदी वंश। और दिल्ली सल्तनत में जितने भी ये 5 वंश हुए हैं, और इन 5 वंश में जो शासक हैं उनको कहा जाता था सुल्तान। याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के जो शासक हुए हैं उनको सुल्तान कहा जाता था। और जैसे ही इसके बाद मुग़ल वंश शुरू होगा, मुग़ल वंश के शासकों को कहा जाएगा बादशाह। अब एक यहाँ पर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा शासक हुआ जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपने आप को मलिक या सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार, इन दोनों की उपाधि धारण करके ही शासन शुरू किया था। यहाँ पर इसने सुल्तान की पदवी धारण नहीं की थी, याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1210 ईस्वी में। ये लाहौर में चौगान, पोलो बोलते हैं इसको, खेलते वक्त जो है अचानक घोड़े से गिर जाता है, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका बेटा कहा जाता है आराम शाह, लगभग 8 महीने तक गद्दी पर बैठता था, एक अयोग्य शासक था, वो हटा दिया जाता है उसको। इसके तुरंत बाद आ जाता है इल्तुतमिश, 1211 से लेकर के 1236 तक उसका शासन चलता था। तो इल्तुतमिश एक इलबरी तुर्क हुआ करता था, और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वो बदायूं का सूबेदार था, गवर्नर था बदायूं का। कौन? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
इससे पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने अपना शासन जो है लाहौर से स्टार्ट किया था और लाहौर को ही अपनी राजधानी भी बनाया था, और लाहौर में भी उसकी मृत्यु हो गई थी 1210 ईस्वी में चौगान खेलते वक्त। लेकिन इल्तुतमिश ने, होना चाहिए था राजधानी तो लाहौर होनी चाहिए थी क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जगह ले रहा था ये, लेकिन इसने क्या किया, लाहौर की जगह पर इसने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो इसीलिए दिल्ली का, इसलिए ऐसे कहेंगे कि दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन रहा, इल्तुतमिश रहा। और ये गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक ऑलरेडी गुलाम था मोहम्मद गोरी का। तो क्या हुआ भाई, जो मोहम्मद गोरी था इसका गुलाम हुआ करता था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था, इसका स्लेव था। इसके बाद में इसका स्लेव भी था, दामाद भी था इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो ये इसका गुलाम था। तो अगर आप यहाँ देखें ये क्या हुआ, ये गुलाम का गुलाम हुआ, इल्तुतमिश क्या हुआ, इस गुलाम का गुलाम हुआ। तो यहाँ जनता इसको अभी भी, या जो यहाँ के अमीर लोग थे, जो खास बड़े लोग हुआ करते थे, वो अभी भी इसी को गुलाम ही समझा करते थे, इल्तुतमिश को। ये भी कहीं अपने आप को कम मानता था, हालांकि योग्य बहुत था ये इस सल्तनत में, क्योंकि वास्तविक जो फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत की थी वो इसी ने की थी। तो ये क्या करता है, बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश एक लेटर लिखवा करके लाता है, और अब ये जो है खलीफा इल्तुतमिश को गुलाम की जो इसने एक जो टैग लगा हुआ था इसको हटाकर सुल्तान आज़म की उपाधि दे देते हैं इसको। तो ये क्या कहलाया, पहला सुल्तान हुआ, क्योंकि सुल्तान अभी हमने किसी का नाम नहीं सुना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान का टाइटल अज्यूम नहीं किया था। तो ये क्या हुआ, प्रथम सुल्तान हुआ। वैधानिक है, क्योंकि वैधानिक इसलिए क्योंकि ये लिखवा कर लाया था, एक प्रमाण पत्र था उसका सुल्तान होने का। तो दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन हुआ, इल्तुतमिश हुआ, इल्तुतमिश हुआ। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक के नाम पर भी प्रश्न आएगा, आंसर इल्तुतमिश ही रहेगा। उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी कराने वाला मध्यकालीन शासक कौन था। इल्तुतमिश ने अरेबिक सिक्के चलवाए थे, उसने चांदी का एक सिक्का चलवाया था। चांदी के सिक्के को हम बोलते थे, या ये बोलते थे टंका, ठीक है। चांदी का सिक्का कहलाता था टंका, और एक सिक्का और था तांबे का, तांबे के सिक्के को कहा जाता था जीतल, जीतल। ये दोनों कोई इशू करवाए थे किसने, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान कब बना था। ये बना था 1206 ईस्वी में। जिन वर्षों के साथ कुछ भी आपको लगा नहीं मिलेगा समझ लीजिए वो एडी होते हैं, यानी ईस्वी वर्ष होते हैं। दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है। देखो, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है। अगर दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक दोनों व्यक्ति एक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे पूछे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, जहां वास्तविक मिलेगा तब आप इल्तुतमिश आंसर करेंगे। नेक्स्ट, चालीसा मंडल का गठन किसके द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जब ये लोग भारत में आए थे तो इनकी फौज या जो सब लोग थे इनकी सेना में वो सब गुलाम ही थे। इसने क्या किया, जो 40 अमीर, इल्तुतमिश ने जो गुलाम हैं गुलामों का एक दल बनाया, या इसे ही हम बोलते हैं, इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर और गुलामों को संगठित करके एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था तुर्काने चहलगामी, तुर्काने चहलगानी। तो याद रखिएगा, चालीसा मंडल, तुर्काने चहलगानी या चालीसा दल, ये तीनों एक ही नाम है। इस ग्रुप में, इस 40 लोगों के ग्रुप में योग्य, विश्वसनीय और प्रतिभाशाली व्यक्ति ही हुआ करते थे, जो किसके द्वारा बनाया गया था, इल्तुतमिश। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि तुर्काने चहलगानी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आंसर इल्तुतमिश होगा। इल्तुतमिश ने मरने से पहले अपनी पुत्री, इसकी हुआ करती थी रजिया, रजिया को सुल्तान या अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। लेकिन इसकी गद्दी पर बैठने के बाद इसके विद्रोही ज़्यादा हो गए, क्योंकि ये एक औरत थी। महिला होने का जो टैग था इसे सुल्तान बनने में काफ़ी मुश्किलें पैदा करता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु भी होती है, या यही इसका मृत्यु का कारण भी बनता है। सिर्फ स्त्री होना इसके लिए एक तरीके से दुर्भाग्य रहा, वैसे एक सुल्तान या शासक के इसमें सारे गुण मौजूद थे। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 यानी 3 साल और 6 महीने तक शासन किया और एक सफल शासिका रही थी। तो रजिया ने जो है स्त्री होकर भी किसी भी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया था, एक योग्य, शिक्षित, दयालु, ऐसा जो है इतिहासकार लिखते हैं। और इसके खिलाफ आसपास इसके ही लोग जो है, जो चहलगानी हुआ करते थे, ये लोग, ये सब एक तरीके से विद्रोह करने लगते हैं
और इसको एक प्लान के थ्रू षड्यंत्र में फंसाकर मार देते हैं। और ये सारी बातें हमें एक राइटर, एक लेखक से पता लगती हैं। इसका उसका कहना है कि रजिया के पतन में, जो रजिया का डिक्लाइन था या उसका मरना या रजिया का जो पतन हुआ है, उसमें उसका स्त्री होना उत्तरदायी था। जो मिन्हाज नाम का लेखक वो लिखता है कि भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण जो है उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। जो एक सुल्तान में होने चाहिए वैसे सारे प्रशंसनीय गुण उसके अंदर मौजूद थे। एक और राइटर हैं जिनका नाम है एल्फिंस्टीन। एल्फिंस्टीन ये लिखते हैं, यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिया जाता। तो इनके अकॉर्डिंग है ये। तो दोनों का, चाहे मिन्हाज का चाहे एल्फिंस्टीन का, ये दोनों जितने भी राइटर्स ने इसको बताया है, उसका स्त्री होना ही उसके पतन का कारण बना। नेक्स्ट देखेंगे, राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था। जो रजिया सुल्तान थी, रजिया की मृत्यु के बाद जो मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है, और उसके बाद में आता है गयासुद्दीन बलबन। इस बलबन ने आते ही क्या किया, जो अभी तुर्कान चहलगानी जो 40 लोगों का ग्रुप चल रहा था इल्तुतमिश के टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो चुका था, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी। वो लोग अपने आप में एक्सपेंड कर रहे थे और ख़ुद को जो है सल्तनत से उन्होंने अलग करके स्वतंत्र घोषित कर लिया था। और इसने सोचा, बलबन ने जब सोचा कि ये जो है आगे सुल्तान बनने के मार्ग में वो बाधा बन सकते हैं, इसलिए ये क्या करता है, इल्तुतमिश ने जो 40 अमीरों का दल बनाया था, बलबन ने जो है इस दल को समाप्त कर दिया। जैसे कोई छोटे छोटे अपराध हुआ करते थे इन अमीरों से, तो इन अमीरों को 40 का जो ग्रुप था, ये 40 लोगों का, इन अमीरों को बहुत कठोर दंड देता था ये बलबन। और इस तरह से उसने बर्बर तरीके से इस दले 40 को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया इसने। और इसने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसे कहते हैं राजत्व का सिद्धांत। क्या था? राजत्व से मतलब यहाँ पर उन प्रिंसिपल्स से है, उन नीतियों से, उन रूल से है, उन कार्यों से है जिन्हें कोई भी सुल्तान अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए या अपना अधिकार किसी क्षेत्र पर जमाने के लिए, अपनी शक्ति को दूसरे लोगों के सामने स्पष्ट करने के लिए अपनाता था। तो ऐसी टेक्निक, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे रूल्स, ऐसे कार्य जो सुल्तान खुद को सुल्तान साबित कर सकें या खुद सुल्तान की इमेज को लोगों के सामने स्पष्ट कर सकें, वो राजत्व का सिद्धांत कहलाया। ये सिद्धांत क्या करता है? देवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। जैसे कि बलबन ने राजा को जो है एक दैवीय अधिकार का समर्थन किया है। और याद रखिएगा, बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि भी धारण की थी। जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया। और बलबन ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि सुल्तान शक्ति का आधार जनता है, अमीर नहीं है। और ये अपने आप को शाही वंशज होने का दावा करता है इसमें। तो बलबन का एक प्रसिद्ध कथन हुआ करता था कि जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ जो है स्वयं तलवार पर चला जाता है। हालांकि था खुद भी जो है ये निम्न वर्ग का ही, लेकिन ऐसे दर्शाता था अपने आप को कि शाही वंश का है, ये दावा करता था। तो ये सब राजत्व में ही शामिल हुआ करते थे। तो बलबन दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने राजत्व के विषय में विचार स्पष्ट रूप से रखे थे अपने। आंसर कर लेंगे ऑप्शन सी, बलबन। 40 मंडल को निम्नलिखित में से कौन से सुल्तान ने भंग किया? अभी बताया था बलबन ने खत्म किया था 40 को। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक इलबरी तुर्क नहीं था? तो इसमें ये कुतुबुद्दीन ऐबक इलबरी तुर्क नहीं हुआ करता था। इल्तुतमिश था, बलबन था और फिरोज शाह था, ये थे। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई करेंसी लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? इल्तुतमिश ने ही दिल्ली सल्तनत में, आपको पता है क्या चलाए थे? नए सिक्के चलाए थे, टंका और जीतल की हम बात कर रहे थे। सल्तनत काल में अमीर आखुर कौन कहलाते थे? सल्तनत काल में जो घोड़े हुआ करते थे, उन घोड़ों का जो केयर टेकर हुआ करता था, यानी जो अश्वशाला है जहाँ घोड़े रहते हैं, उस अश्वशाला का जो हेड होगा, जो प्रमुख होगा, वो अमीर आखुर कहलाता था। और एक अमीर आखुर को आप जानते हैं, रजिया सुल्तान के टाइम पर था, वो याकूत था। याकूत क्या था? अमीर आखुर था, अश्वशाला का प्रमुख था दिल्ली सल्तनत में। तबकाते नासिरी किसने लिखी है? ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। तबकाते नासिरी लिखी है मिनाजुस सिराज ने, ऑप्शन बी। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम देखो, मोहम्मद गोरी का गुलाम हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, और
कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। तो एक गुलाम दो गुलाम, यानी गुलाम का गुलाम क्या हुआ? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में दिल्ली सल्तनत की राजधानी कौन थी? जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था दिल्ली सल्तनत में, उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश आया उसने दिल्ली को राजधानी बनाया अपनी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? ये क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं। लाहौर में वो जब चौगान खेल रहा था, पोलो नाम का एक खेल होता है जो घोड़े पर बैठ करके खेला जाता है, और चौगान खेलते वक्त ही वो घोड़े से गिर जाता है, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो चौगान क्रीड़ा के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात, अश्व मतलब घोड़ा से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हुई। ऐसा सवाल भी पूछता है कि कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान है, कौन सा ऐसा दिल्ली का शासक था जो चौगान की क्रीड़ा करते समय या खेल खेलते समय उसकी मृत्यु हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा इनमें से क्या है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये एक मस्जिद है। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। दो तीन प्रश्न आपको ऐसे ही बता देते हैं। देखो, जो यहाँ से पूछे जाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक पर कई सारे प्रश्न बनते हैं। एक तो उसको लाख बख्श की उपाधि मिली थी कुतुबुद्दीन ऐबक को, पील बख्श की। कुरान खवा भी उसी को कहा जाता था। किसको? ऐबक को। और ऐबक ने जो है निर्माण, अगर कंस्ट्रक्शन देखोगे आप, तो इसने एक कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी। ये दिल्ली में बनवाई थी इसने। और दूसरी अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी। ये कहाँ पर है लोकेशन इसकी? अजमेर में है, राजस्थान में है। किसकी? अढ़ाई दिन के झोपड़े की। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये जब इसने लाहौर पर शासन करना शुरू किया तो इसने लोगों को बहुत पैसा देना शुरू किया, बांटना शुरू किया। तो ये लाखों लाखों रुपए दान में दे दिया करता था, इसलिए इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक और एकमात्र महिला शासक थी? ये कौन थी? रजिया सुल्तान। जो मंगोल आक्रमणकारी था चंगेज खान, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? जिसके अटैक शुरू हो जाते हैं भारत में, ये आया था इल्तुतमिश के टाइम में इसके अटैक्स शुरू होते हैं। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल का जो नेता नहीं है ये, तो मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान के समकालीन था। ये था इल्तुतमिश ही था ये। चंगेज खान का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या हुआ करता था? चंगेज खान का नाम था तैमूचिन। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। बलबन के बारे में हमने बताया था, इसने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का मतलब पूछ ले तो आपसे बताना है कि ये ईश्वर की छाया को बोलते हैं, जिल्ले इलाही। तो ये हुए आपके प्रश्न गुलाम वंश तक के। आज हमने गुलाम वंश को कंप्लीट किया है। अगले में हम खिलजी वंश और तुगलक वंश को कंप्लीट करेंगे। चलिए, इस वीडियो को आपने अगर पसंद किया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप पूछते रहते हैं कि ये जो है किसके लिए है। देखो, एसएसटी वालों के लिए 100 मार्क्स में ये पढ़ना है आपको, जो अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सारे। और जीएस में भी इतिहास पूछा जाएगा, दोनों के लिए ही चल रहा है कॉमन हिस्सा। तो हम कॉमन हिस्से के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं इसको, और एसएसटी के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहे हैं, ये याद रखना आप लोग। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।